हेलो दोस्तों, जीसीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं यलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एसिड बेस और सॉल्ट की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 2 वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट वीडियो के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मोर अबाउट सॉल्ट नामक टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एसिड और बेस किस प्रकार से अपक्रिया करके सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, या किसी भी सॉल्ट के बनने में कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारे के सारे पार्ट हम लोगों ने वहां तक क्या कर लिया था, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के आगे लेकर के आपको चलते हैं और लेते हैं सेशन का एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम होगा केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। यानी देखें हम लोग तो सबसे पहला जो टॉपिक है यह है कॉमन सॉल्ट, यानी कि सामान्य लवण, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। कॉमन सॉल्ट, सामान्य लवण। ठीक है, तो सामान्य लवण की बात करें तो सामान्य लवण क्या होता है ये आप जानते हैं। सामान्य लवण किसे कहते हैं? इसे बोला जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl यह 2 प्रकार के आयनों से मिलकर के एक Na+Cl- से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ये भी आप जानिए, NaCl में 2 प्रकार के है, Na+ और दूसरा क्या होता है, Cl- होता है। बात समझ में आई? NaCl की बात शुरू हुई है तो देख लेते हैं इसका अणुभार क्या होता है। इसका जो अणुभार होता है यह होता है सोडियम का 23 और Cl का 35.5। तो अगर इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 58.5 हो जाता है। क्या हो जाएगा ये? 58.5। ये जो NaCl है यही हमारे रसोई में प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया सामान्य लवण की एक सामान्य सी परिचर्चा। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है आपको। जो भी 10th स्टैंडर्ड पर जितनी जानकारी हमको कलेक्ट करनी होती है वो सारी की सारी जानकारी हम लोग सॉल्ट के बारे में इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट अध्ययन करेंगे। बस आप जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सॉल्ट के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और इसी वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्ट बनाने की विधियां और उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी हमारे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और एक टॉपिक आपका बचा है जल का आयनिक गुणनफल। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, लेकिन इस पर वेस्ट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि इस विलेन का पीएच मान क्या होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर इस वीडियो के लास्ट में, अदरवाइज हम लोग एक जल के आयनिक गुणनफल का एक अलग से वीडियो ही बना लेंगे, एक छोटी सी वीडियो जो कि 10th स्टैंडर्ड पर जो भी हमारे लिए उपयोगी होगी। बाकी जल के आयनिक गुणनफल की अगर बात करें तो हम लोग 11 का जो चैप्टर होता है साम्यावस्था, उसमें डिटेल में स्टडी करते हैं उसके बारे में। तो जब आप 11 में जाएंगे तो आपको उसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जल के आयनिक गुणनफल के बारे में। लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड पर जितनी नॉलेज अपने को गैदर करनी होती है, गेनिंग करनी होती है, उतनी नॉलेज मैं आपको जल के आयनिक गुणनफल के संदर्भ में दे दूंगा। और किसी भी विलेन का पीएच मान सामान्य रूप से किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपको याद करवा देंगे। बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ और लेते हैं इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बताया? सामान्य लवण। सामान्य लवण को और क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। फार्मूला क्या होता है इसका? NaCl। NaCl में Na+ और Cl- क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे समुद्र की हम लोग बात करें समुद्र के जल की, समुद्र का जो जल होता है इसमें कई प्रकार के लवण इसमें पाए जाते हैं, जिनमें से जो अधिकांशतः जो होता है
ये होता है सामान्य लवण। ठीक है, सामान्य लवण यानी कि NaCl होता है। अधिकांश क्या होता है इसमें, NaCl होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, जो NaCl की जो ज्यादा मात्रा होती है इसे हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जो एक रॉ मटेरियल के रूप में कई पदार्थों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कच्चे पदार्थ के रूप में कई प्रकार के पदार्थों के बनाने में, कई प्रकार के सॉल्ट के बनाने में इसका प्रयोग हम लोग किए जाते हैं। जब इसकी चट्टानें बड़ी बड़ी होती हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रॉक सॉल्ट बोल देते हैं, जो कई प्रकार के पदार्थों के बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिनमें से सबसे पहला जो है, जैसे हम लोग देखें, जो सबसे पहला कंपाउंड आपको स्टडी करना है वो सबसे पहले आपको पढ़ना है NaOH। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, NaOH। ये पूछा जाता है बार बार कि NaOH के फॉर्मेशन की मेथड क्या है, कैसे बनते हैं, तो देखते हैं इसमें, बस बने रहिए आप मेरे साथ। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला क्या, सारी चीजें देखते हैं हम लोग। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, सॉरी गाइस, लाइट का इशूज थोड़ा सा, जो कि अब सही हो गया है। अब जानते हैं कि रूरल एरिया में लाइट की एक बड़ी इशूज होती है, बार बार कट लग जाने, है ना। या भी कभी हम लोग इसके बारे में भी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग ये समाज के निर्माता है, एक टीचर समाज का निर्माता होता है, उसकी लाइबिलिटीज होती है हर एक इशू पे बात करना, है ना, लोगों को अवगत कराना। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं इसके बारे में भी कभी ना कभी हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, लेते हैं सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हम लोग पढ़ रहे थे वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र जो होता है इसका, रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, रासायनिक सूत्र होता है NaOH। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। NaOH भी दो आयन पाए जाते हैं इसमें, एक होता है Na+ और दूसरा होता है क्या, OH- होता है। एक Na+ और दूसरा OH- होता है। अणुभार कितना होता है इसका, अणुभार देख लो आप, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16, 6, 1, 7, 3, 10 और 2, 1, 3, 1, 4, यानी कि 40 हो जाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो इसकी बनाने की जो विधि है, इसको हम लोग बनाते हैं इसी NaCl का, इस ये जो NaCl है, इस NaCl का क्या करा करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करा के। कैसे कराते हैं, खैर थोड़ी सी NaCl के बारे में मैं और भी आपको बता दूं। जैसे एक नोट पॉइंट में आप डाल दीजिए ब्राइन। आपसे पूछे कि ब्राइन क्या होता है, तो यहां पर आप लिखिएगा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और प्लस क्या, वाटर, ये कहलाता है क्या, ब्राइन कहलाता है। अगर आपसे पूछता है अमोनिकल ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन, तो अगर ये जो ब्राइन है इसी में अगर हम लोग अमोनिया भी मिला दें तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा अमोनिकल ब्राइन। तो ब्राइन आप याद रखेंगे, बस ब्राइन में आपको सीधा सीधा याद रखना है NaCl प्लस H2O, ये क्या हो जाएगा, ये ब्राइन हो जाएगा। जब इस ब्राइन का जल अपघटन करा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तब जाकर के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैसे बनता है ये देखते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि क्या होती है। तो देखते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि,
या प्राप्त करने की विधि, कुछ भी लिख लीजिए आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि या उसके प्राप्त करने की विधि। कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं इसमें। तो कैसे प्राप्त किया जाता है, ये किया जाता है ब्राइन का वैद्युत अपघटन कराने पर अपने को प्राप्त होता है। तो चलो ब्राइन का वैद्युत अपघटन कराते हैं। कैसे कराते हैं, तो ये वैद्युत अपघटन कराने के लिए वैद्युत अपघटनी टैंक का होना अनिवार्य है। दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर है, एकदम से स्पष्ट एचडी में है ना। देखो ये है वैद्युत अपघटनी टैंक। ये इस वैद्युत अपघटनी टैंक में हम लोग ब्राइन को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। बहुत केयरफुली देखते हैं दोस्तों इससे, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहां पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है और ये प्लस वाटर है, यानी कुल मिला जुला करके एक बात कहें तो ये है क्या, ब्राइन है। इसी में हम लोग फिट करते हैं क्या, कैथोड को। ये लगाया हमने एक कैथोड और ये लगाया हमने इसमें क्या, एनोड। ठीक है, ये एनोड है और ये क्या है, ये कैथोड है। ठीक है, इसको हम लोग किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया हमने किसी वैद्युत स्रोत से, मान लिया बैटरी से हमने जोड़ दिया, जिसका ये धन सिरा और ये क्या होता है, ऋण सिरा होता है। ये धन सिरा और दूसरा क्या होता है, ऋण सिरा होता है। देखो जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो जल होता है यह टूटता है H प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में और OH माइनस यानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जो NaCl है, यह NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर, यहां पर आप लिख लेंगे वैद्युत अपघटन कराने पर, तो जब वैद्युत अपघटन इनका कराया जाता है तो यह टूट जाता है Na प्लस एक्वस में और प्लस Cl माइनस एक्वस में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। इतनी बातें सभी को समझ में आई। तो देखो इस, अब यहां पर दो पॉजिटिव आयन अपने को मिलेंगे और दो नेगेटिव आयन अपने को मिलेंगे, क्योंकि कैथोड इसका पॉजिटिव है और कैथोड इसका क्या है, नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव आयन होंगे यह गमन करेंगे किसकी तरफ, उस नेगेटिव पार्टिकल की, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि यह कैथोड की तरफ गमन करेंगे। कौन, H प्लस और सोडियम प्लस आयन। और OH माइनस आयन और Cl माइनस आयन किधर गमन करेंगे, ये गमन करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड इसका कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन इस Na प्लस का विसर्जन विभव अधिक होता है और इस OH माइनस का विसर्जन विभव अधिक होता है, इसलिए ये कैथोड पर अवक्षेपित नहीं हो पाता और ये एनोड पर अवक्षेपित नहीं हो पाता। होता कौन, ये H प्लस आयन, यानी एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड की जो रिएक्शन होती है, यानी H प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करके H2 गैस के रूप में मुक्त होता है। लेकिन कहां पर ये मुक्त होता है, किस जगह पर, ये मुक्त होता है कैथोड पर। और आप जानते हैं इसका प्रयोग, इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, ईंधन के रूप में। किसके रूप में किया जाता है, ये ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक इसी तरीके से एट एनोड क्या हो जाएगा, एट एनोड होगा ये जो है अपने पास Cl माइनस इक्वस, या दो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा और Cl2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में। ये Cl2 गैस दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, क्योंकि आप जानते हैं कैथोड पर जो रिएक्शन होता है यह रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है, और एनोड पर जो होता है यह ऑक्सीकरण, या इसी को बोला जाता है
उपचयन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रिडक्शन यानी कि अपचयन, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की या रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को? तो ये हुआ आपका एट कैथोड और एनोड की रिएक्शंस। और अगर H2 और ये Cl2 देखो, Cl2 किसके रूप में यूज किया जाता है? Cl2 यूज किया जाता है पीवीसी में, पीवीसी में यूज किया जाता है, ये CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, और यह यूज किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है, आदि कर देता हूं। और इसके भी ढेर सारे यूज होते हैं इस Cl2 के। और अगर इस हाइड्रोजन गैस और इस Cl2 गैस को मिला दिया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है किसके रूप में? जिसका भी यूज किया जाता है कीटनाशक के रूप में या फिर दवा के रूप में भी यूज किया जाता है इसका प्रयोग। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं? तो जब इतनी चीजें आप बन करके निकल जाएगा बाहर गैस के रूप में, तो लास्ट में विलेन में बचता क्या है? यहां पर आप देखिएगा, लास्ट में विलेन में बचता है Na+aqueous और बचता है OH-aqueous। यानी लास्ट में विलेन में क्या मिलेगा अपने को? विलेन में मिलेगा Na+ और OH- मिल करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं NaOH। क्या बनाते हैं? NaOH। यानी ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा NaOH। नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपने को क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है साबुन बनाने में, किया जाता है अपमार से, क्या इसी को डिटर्जेंट बोला जाता है, डिटर्जेंट बनाने में, कागज के उद्योग में, कागज उद्योग में, या कांच के उद्योग में, इस NaOH का यूज किया जाता है। बातें समझ में आई? इस NaOH का यूज कहां किया जाता है? साबुन के निर्माण में, डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज के उद्योग में, कांच के उद्योग में। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? NaOH का यूज करते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, इस पूरे जो भी एक्टिविटी किया हम लोगों ने, हमने क्या किया? ब्राइन लिया। ब्राइन क्या है? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन और वाटर का मिश्रण ही ब्राइन कहलाता है। जब ब्राइन का हमने वैद्युत अपघटन कराया तो कैथोड पर, तो ये जो पार्टिकल होंगे H2O और NaCl, यह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। जिससे कैथोड पर क्या प्राप्त होगा अपने को? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर देखो एट एनोड, एनोड की अभिक्रिया ऑक्सीकरण या इसी को अपचयन बोला जाता है। Cl- 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा, Cl2 में कन्वर्ट होगा। Cl2 का प्रयोग किया जाता है पीबीसी के रूप में, CFC के रूप में, जल के शुद्धिकरण में, और सारी चीजें होती हैं। तो अगर इस हाइड्रोजन को और इस Cl2 को आपस में मिला दिया जाए तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा HCl। HCl का यूज किया जाता है कीटनाशक के रूप में, दवा के रूप में। तो जब इतनी चीजें हो जाती हैं तो लास्ट में अपने को क्या मिलता है? विलेन में ये मिलता है Na+ और OH- जो मिलकर के क्या बना देता है? NaOH बना देता है, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है साबुन के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में, कागज उद्योग में, कांच के उद्योग में। ये सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि। तो इस तरीके से ये केमिकल फॉर्म हो गया उसका, किसका? एक कॉमन सॉल्ट का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसकी कंप्लीट परिचर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दोस्तों हम लोग। क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है,
ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है। क्या होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर? देखते हैं इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? CaOCl2। और रासायनिक नाम होता है इसका क्या? रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है सभी को? अब देखो इसके बारे में, अगर इसके अणुभार की बात कर ले हम लोग, तो अणुभार इसका कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, और ये 35 दूनी 70, 1 71 हो जाएगा। सारे लोगों को अगर जोड़ा जाए तो ये 40 10 50 6 56, और ये हो जाएगा 6 1 7 7 5 12, 126 आएगा। जोड़ लीजिएगा आप लोग, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो जोड़ने में, आप लोग भी जोड़ते रहिए, ठीक है। ये विरंजक चूर्ण हो जाएगा, अणुभार निकल के आएगा। अब विरंजक चूर्ण की अगर बात करें हम लोग, CaOCl2 की बात करें, तो इसमें मेनली 3 प्रकार के आयन होते हैं। इनके आयन अगर देखा जाए हम लोग इसमें कि आयन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के आयन होते हैं। एक आयन होता है इसका कौन सा, ये होता है Ca+2, और दूसरा होता है Cl-, और तीसरा होता है वो Cl-। तीसरा क्या होता है? वो Cl-। यानी एक तो हो गया कैल्शियम आयन, ध्यान देंगे यहां पे, कैल्शियम आयन, और दूसरा होता है क्लोराइड आयन, और तीसरा होता है हाइपोक्लोराइट आयन। तीसरा क्या होता है? हाइपोक्लोराइट आयन होता है। ये 3 प्रकार के आयन होते हैं किसमें? इस ब्लीचिंग पाउडर में, CaOCl2 में। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़े हम लोग। तो ये थी सामान्य परिचर्चा इसके बारे में, इस विरंजक चूर्ण के बारे में एक सामान्य जानकारी थी। बस नेक्स्ट आपको पढ़ना है बनाने की विधि, कि किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। तो बनाने की विधि आसान है, मैं हेडिंग डाल करके बता दे रहा हूं आपको। बनाने की विधि, बनाने की विधि, ये कैसे बनाते हैं हम लोग, दिखाई देगा अगर मैं, हाँ दिखाई देगा भी, यहां तक दिखाई देगा आपको अगर लिखूं मैं। बनाने की विधि देखो, अपने पास बुझा चूना है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस है। कैल्शियम नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे कि तुम्हारे को याद हो जाए। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? बुझा चूना या बुझा हुआ चूना, यानी कि स्लैग्ड लाइन। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दें किसके साथ? Cl2 गैस के साथ करा दें, गैस के साथ करा दें, Cl2 क्लोरीन गैस के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाता है? अपने को मिलता है CaOCl2, और बाहर होता है यहां से क्या? H2O। क्या मिल जाता है यहां से? CaOCl2, और यहां से बाहर होता है क्या? H2O। और ये जो CaOCl2 अपने को मिला, यह क्या है? यही है विरंजक चूर्ण। यही क्या है? विरंजक चूर्ण है। ये विरंजक चूर्ण है। नाम मैंने यहां पर आपको लिख दिया है कि इसका रासायनिक नाम होता है क्या? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट होता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को? तो ये थी इसकी बनाने की विधि। अगर इसको बड़े पैमाने पर बनाना हो तो बड़े पैमाने पर 2 विधियां होती हैं इसके बनाने की। एक हेजन-क्लेवर मेथड होता है, दूसरा बैसमैन मेथड होता है। तो चूंकि आपके 10th की NCERT में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, जो कि इसके औद्योगिक स्तर पर इसके बनाने की विधि का वर्णन आपको नहीं करना है। हाँ, जब हायर स्टडी आप करेंगे, जैसे कि आप जब 11th में जाएंगे, तो वहाँ पर जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पढ़ते हैं तो उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, एक बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं। वहाँ पर उसके औद्योगिक निर्माण की विधियाँ भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रयोगशाला मेथड आपसे पूछेगा, और ये रहा प्रयोगशाला मेथड आपके बोर्ड पर। यानी हम लोग जब बिना बुझे हुए चूने की प्रक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट अपने को मिलता है विरंजक चूर्ण, और बाहर क्या होता है यहाँ से? वाटर मॉलिक्यूल। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को?
तो नेक्स्ट आता है इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज। तो गुणधर्म में इसकी दो प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो देखो भौतिक गुण की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहला गुण जो होता है यह सामान्यतः दाब पर किस अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। रंग की अगर बात करें, दूसरा रंग जो होता है इसका हल्का पीला होता है। तीसरी अगर बात करें हम लोग जल में विलेयता की, जल में किसकी, विलेयता की, तो ध्यान देंगे यहां पे अगर ये शुद्ध है, शुद्ध रूप में है, तो यह जल में क्या होगा, जल में विलेय होगा, जल में क्या होगा, विलेय होगा। लेकिन जब इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि आ जाती है, तो अशुद्धि के कारण यह जल में कम घुलनशील होता है। इसमें अशुद्धि जब मिल जाती है तो यह जल में क्या हो जाता है, कम घुलनशील होता है। ये बातें आप याद रखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो ये रहा आपके सामने विरंजक चूर्ण, उसके बनाने की विधि और उसके गुणधर्म। गुणधर्म में सिर्फ क्या मैंने बताया आपको, भौतिक गुणधर्म बताया, और भौतिक गुणधर्म और इसकी कम से कम आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा कि विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि क्या होती है, और इसके रासायनिक किन्हीं दो रासायनिक गुणधर्म के बारे में आप लिखिए। तो थोड़ी सी परिचर्चा इसकी रासायनिक गुणधर्म के बारे में और इसके उपयोग के बारे में भी होगी। लेकिन अभी आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या, रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम लोग, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर इस विरंजक चूर्ण को ऐसे आप छोड़ दो खुली हवा में, तो यह धीरे धीरे अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर के प्रोडक्ट क्या बनाता है देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको छोड़ दिया जाए हम लोग किसमें, ऐसे खुली हवा में, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यानी जैसे CaOCl2 है अपने पास विरंजक चूर्ण। अगर इसको ओपन एयर में से छोड़ दें हम लोग, तो प्रोडक्ट बनता है CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ये बन जाएगा प्रोडक्ट। बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर 6 कर दें हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 1 6, सही है। यानी कि 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दो 12 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6। बाकी सब चीजें सही है। यानी ये स्वतः अपघटित होकर के कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है और कैल्शियम क्लोरेट बना लेता है। बात समझ में आई। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो ये जो है CaOCl2 या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके, जब यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो प्रोडक्ट बनाता है CaCO3, और यहां से Cl2 गैस क्या होता है, ये बाहर होता है। Cl2 गैस क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। एक इसकी तीसरी, मैं 3 प्रॉपर्टीज आपको बता दे रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरी वाली केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये, तो देखो तीसरी प्रॉपर्टीज होती है, अगर ये जो CaOCl2 है, अगर ये जल के संपर्क में आता है, तो जल के संपर्क में आने पर यह प्रोडक्ट बना लेता है CaCl2 और प्लस CaOH का होल ट्वाइस और HClO, हाइड्रोजन क्लोरेट बना लेता है। देखो यहाँ पे 2 करके हम लोग यहाँ से बैलेंस भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ कर देते तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो है HClO, ये HClO पुनः क्या हो जाता है, पुनः टूटता है अपने पार्टिकल या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, यानी अपने घटक कणों में टूटेगा और ये बन जाता है HCl और ये O। ये वो जो है ये नवजात ऑक्सीजन है। क्या है ये, नवजात ऑक्सीजन है ये। और ये नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग किसी भी पदार्थ के रंग को उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि रंगीन पदार्थ के ऊपर अगर नवजात ऑक्सीजन डाला जाए तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रंगहीन पदार्थ में। तो ये 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, इस विरंजक चूर्ण की। ये वाली प्रॉपर्टीज तो आप खास कर याद रखेंगे
और ये हाँ, ये टर्म आप जरूर याद रखेंगे कि नवजात ऑक्सीजन का काम क्या होता है। तो नवजात ऑक्सीजन का काम होता है कि वह किसी भी रंगीन पदार्थों के रंग को क्या कर देगा, उड़ा देगा। ये इसके काम होते हैं। ये था आपका भौतिक गुणधर्म और ये था आपका क्या, रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूजेस क्या होते हैं, इसके प्रयोग क्या होते हैं। तो पहला जो प्रयोग होता है आप जान रहे हैं, पहला प्रयोग यही पदार्थों के रंग को क्या करने में, उड़ाने में, पदार्थों के रंग को उड़ाने में। दूसरा प्रयोग हो गया, दूसरा प्रयोग आप जानते हैं इसका प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में या विकर्मक के रूप में। ये सारी की सारी चीजें इसके यूजेस होती हैं। तो ये रहे इसके यूजेस और ये रहे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और ये रहा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तीन अपने को पढ़ने हैं। दो हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या, एक हमने कंप्लीट किया NaOH, दूसरा हमने कंप्लीट किया CaOCl2 कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट जो टर्म्स बचता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले अब इसका फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हो जाता हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे लिए यह है खाने का सोडा, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब देखो इसका बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका जो रासायनिक नाम होता है यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट नाम क्या हो जाता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसी को। अणुभार निकालना इसका आसान है, अणुभार आप निकाल सकते हैं। कितना अणुभार हो जाएगा इसका, ये अणुभार हो जाएगा 23 + 1 + 12 16 × 3 = 48। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 12 36 और 36 और 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86। 36 और 48 और 86 नहीं, ये 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। नेक्स्ट है बनाने की विधि। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनाने की विधि, इसके भौतिक गुणधर्म, इसके रासायनिक गुणधर्म, यूज, सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है बनाने की विधि, यानी कि प्रिपरेशन मेथड, कैसे बनेगा ये देखो। तो सोडियम कार्बोनेट ले लें। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर दे, प्रवाहित कर दे, तो बनने वाला प्रोडक्ट अपने को क्या मिलता है, बनने वाला प्रोडक्ट मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन क्या होती है देखते हैं हम लोग बनाने की विधि में। यानी जैसे हमारे पास क्या है NaOH है, यानी इस NaOH प्लस में प्लस जल है, अगर CO2 गैस क्या कर दें हम लोग, प्रवाहित कर दें, अगर CO2 गैस क्या कर दें हम लोग इसमें प्रवाहित कर दें, तो बनने वाला प्रोडक्ट अपने पास क्या मिलेगा, बनने वाला प्रोडक्ट मिलेगा NaHCO3। नाम है इसका क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बना हमने, सॉरी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, Na2CO3, Na2CO3 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराया तो बनने वाला प्रोडक्ट अपने को क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। यहाँ मैंने बोला सही था लेकिन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसे आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास का गुणधर्म है, क्या ये गुणधर्म है इसका। और गुणधर्म में सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको पढ़ना है भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर इसके रंग की बात करें तो रंग जो होता है इसका सफेद होता है, यानी यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो
जो जल में विलय होता है, जो जल में क्या होता है, विलय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्रिस्टलीय सफेद रंग का पदार्थ होता है जो जल में क्या होता है, विलय होता है। बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट है हमारे पास गुणधर्म इसका, रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट क्या है इसका, रासायनिक गुणधर्म है। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला है ताप का प्रभाव। सबसे पहला क्या है, ताप का प्रभाव। क्या प्रभाव होगा अगर इसको गर्म किया जाए तो क्या होगा। तो देखो अगर हम ले लें सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, अगर इसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो यह टूट जाता है सोडियम के कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये प्रभाव होते हैं इसके। ये टूट जाता है किसमें, यह टूट जाता है सोडियम के कार्बोनेट में और कार्बन के डाइऑक्साइड में और वाटर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए अगर हम लोग इसका, कि अगर इसका अम्ल के साथ अब क्रिया करा दिया जाए तो क्या होगा। दूसरा जो है अम्ल के साथ क्या, अभिक्रिया। अम्ल के साथ क्या, अभिक्रिया। क्या होगा यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करा, तो करा करके देख लेते हैं। जैसे है NaHCO3 की अभिक्रिया अगर HCl के साथ कराया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा NaCl, और यहाँ पर क्या बनेगा, और यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन भी एक अपने पास बचा है और प्लस बन जाएगा वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन होगा। तो ये दो उसकी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ये दोनों उसके क्या हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। नाउ इसी में अपने को पढ़ना है, उपयोग भी तो पढ़ने हैं भाई कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग इसका होता है कि यह अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका उपयोग बताता हूं आपको। हाँ तो देखिए उपयोग की अगर बात करें तो सबसे पहला उपयोग मैंने क्या बताया, या अभिकर्मक के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये पहला उपयोग मैंने आपको बताया। दूसरा है ये किसी भी झागदार पेय पदार्थ के रूप में, पेय पदार्थों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। झागदार पेय पदार्थों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले जो भी यंत्र होते हैं, अग्निशमन यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है। चौथा है पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। ये 5वां पॉइंट। ब्रेड बनाया जाता है, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 7वां पॉइंट इसका क्या है, और ये 7वां पॉइंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर ये आपके डेली लाइफ में यूज आने वाला भी है। यानी अगर किसी गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी के मौसम में दूध जल्दी से क्या हो जाते हैं, फट जाया करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि दूध जो है आपके घरों में वह जल्दी ना फटे, तो उसके ना फटने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें खाने का सोडा मिलाते हैं, जिससे दूध जल्दी नहीं फटता। तो ये सारे के सारे यूजेस होते हैं इसके, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, यूजेस होते हैं। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, सोडियम कार्बोनेट, या इसी को हम लोग क्या बोल, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, धावन सोडा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, इसके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारे लिए। तो इससे आप एक बार से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, और देखेंगे हम लोग खाने का सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या, धावन सोडा। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, देखते हैं वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले बात करें इसके रासायनिक सूत्र की। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाम क्या होता है इसका, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ये इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। बात समझ में आ गई? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाया कैसे जाता है ये जरूरी है। बनाने की विधि, बनाने की क्या विधि की कैसे बनाया जाएगा। तो हमारे पास कास्टिक सोडा होता है, जिसे आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कास्टिक सोडा की क्रिया अगर हम लोग कराते हैं किसके साथ? कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में यदि हम लोग कार्बन के डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दें, किसमें? इस कास्टिक सोडा के विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो अपने को प्राप्त होता है क्या? अपने को प्राप्त होगा धावन सोडा। नाम क्या हो जाएगा इसका? धावन सोडा, यानी यह इसका सामान्य नाम है या ट्रिवियल नेम कह सकते हैं। क्या? धावन सोडा। यानी जब इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो अपने को जो भी सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसका सांद्रण किया जाता है और सांद्रण करने के बाद उसे ठंडा करते हैं हम लोग। तो जब ठंडा करते हैं तब जाकर के अपने को मिलता है क्या? धावन सोडा। धावन सोडा में आप याद रखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु किसके जुड़े हुए होते हैं? जल के जुड़े हुए होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। यानी कि धावन सोडा में क्या जुड़ा हुआ होता है? सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु किसके जुड़े होते हैं? ये जल के जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है गुणधर्म, और गुणधर्म देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या। गुणधर्म में सबसे पहला है भौतिक गुण। सबसे पहला क्या है? भौतिक गुण है। तो इसका भी जो भौतिक गुण होता है वो सेम उसी के जैसा होता है। किसके जैसा? खाने के सोडे, सोडियम बाइकार्बोनेट के जैसा होता है। रंग कैसा इसका? इसका भी जो रंग होता है, रंग सफेद, यानी लिखना चाहें तो यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है या पदार्थ होता है, कहते हैं हम लोग सीधा सीधा, जो जल में विलेय होता है। जो जल में कैसा होता है? विलेय होता है। इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक अगर आप नोट करना चाहें तो लिख लें, यह लगभग होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड के। क्वथनांक क्या होता है? लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये रहा इसकी बनाने की विधि, और ये हो गया इसका क्या? भौतिक गुणधर्म। बनाने की विधि और भौतिक गुणधर्म हो गया। रंग कैसा होता है? सफेद होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका क्या रासायनिक गुणधर्म। तो देखो रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी, और ये दूसरी प्रॉपर्टीज है रासायनिक गुणधर्म। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? सबसे पहले देखते हैं ताप का प्रभाव। सबसे पहला क्या? सबसे पहले है ताप का प्रभाव। कम से कम 2 रासायनिक गुण आप तो तैयार ही रखिए। ताप का प्रभाव, जैसे अपने पास क्या है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसको अगर हम लोग खुली हवा में छोड़ दें, ऐसे खुली हवा में छोड़ने पर, गर्म ना करिए आप, ऐसे छोड़ दीजिए, ओपन एयर में ऐसे छोड़ दीजिए आप लोग, तो इस जल का अधिकांश भाग क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा। जल का अधिकांश भाग क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा वो। यानी अपने को प्रोडक्ट मिलेगा क्या? Na2CO3.H2O, और लगभग जल का 9 अणु क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मिल जाएगा।
लेकिन अगर इसको हम और अधिक गर्म करें, अगर हम लोग क्या करें और अधिक गर्म करने पर, तो पूरा का पूरा जल का अणु क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और अपने को निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, या इसी को सोडा एस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सोडा एस। क्लियर है सभी को, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा एस बोलते हैं। ये रहा है आपके सामने, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट दूसरी इसकी जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लिया जाए अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि अम्ल के साथ ये कैसे अभिक्रिया करेगा। जैसे देखो, जैसे अगर हम लोग Na2CO3 है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा दें, HCl के साथ कराएंगे, प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा क्या, 2NaCl, और यहां से क्या निकलेगा अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और H2O मिल जाएगा। यानी अगर इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराया जाता है तो प्रोडक्ट मिलता है क्या, सॉल्ट। सॉरी, अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। जिससे अपने को ये क्लियर हो जाता है कि ये जो धावन सोडा होता है, या धावन सोडा किस प्रकृति का होता है, तो आप कहेंगे या क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि आप जानते हैं जब क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो जाकर के क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो ये रही दोनों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, तो ये दोनों आप प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे, और नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है इसके यूजेस पढ़ने हैं, इसके उपयोग पढ़ने हैं। तो उपयोग में पहला क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो कॉमन यूजेस है सबके लिए, आप याद रखेंगे इसे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है आप जानते हैं कि खाने के सोडे के बनाने में, खाने का सोडा बनाने में। तीसरा अग्निशमन यंत्रों में। चौथा है आप जानते हैं इसका प्रयोग बनाया जाता है साबुन के बनाने में, डिटर्जेंट के बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, यूजेस होते हैं। किसके, इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के, ह्यूमेन धावन सोडा के। ये सब क्या है, यूजेस हैं। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बचा है अपने पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है बस। और सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। मैंने आपको क्या बताया था कि जल का आयनिक गुणनफल है, उसको मैं एक स्पेशल वीडियो में क्या करूंगा, दे दूंगा बना करके आपको। जो भी मतलब उतना ही होगा जो 10th स्टैंडर्ड पर आपके लिए यूजेबल हो। उसमें फालतू का कचरा डाल देने से विद्वता दिखाने का कोई मतलब नहीं होगा कि नहीं मुझे मतलब 10 के आप बच्चे हैं तो आपको मैं चलूँ 11th का जल का आयनिक गुणनफल पढ़ाऊँ, क्या मतलब निकलता है। जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है ना। आपको विद्वान थोड़ी बनना, आपको नंबर ज़्यादा लाने हैं, है ना। आपको नंबर क्या लाने हैं, ज़्यादा लाने हैं। और सारी के सारे कॉन्सेप्ट तो वहाँ पर फालतू का कचरा नोट्स में कलेक्ट करने का मतलब, हाँ एक बात आप ये भी याद रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, अगर ये आपको लगे कि हाँ आपके काम की चीज़ है, वास्तव में लगे कि काम की चीज़ है, तो इसका एक नोट जरूर बनाइएगा। ये मेरी एक आपसे सलाह है, एक बड़े भाई के रूप में या एक टीचर के रूप में, कुछ भी समझ लीजिए आप। ये मेरी आपसे सलाह है कि आप इसे नोट्स जरूर बनाएंगे। जितने भी मैटर यहाँ पर, अगर आपको ऐसा लग रहा कि स्लो क्लासेस चल रहे हैं तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, है ना। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 घंटे के, हाँ लेकिन लेक्चर जो होंगे वो लगभग 1 घंटे के होंगे, 1 घंटे से कम के नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं आता भाई। 3 घंटे के लेक्चर को मैं 5 मिनट में कैसे बता दूंगा आपको, आप ही सोचिए। तीसरा लेक्चर है आज, 3 घंटे के लेक्चर को 5 मिनट में 10 मिनट में बता पाना मुश्किल है, संभव नहीं है ना। तो अगर ऐसा कुछ आपके सामने आपकी आंखों से गुजरता है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दूर रहेंगे उस चीज़ों के, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख करके
लिखना नहीं है। अगर आप शॉर्ट में लिख देते हैं तो एग्जामिनर भी, चेक करने वाला भी आपको शॉर्ट में नंबर दे देगा, है ना। तो इसलिए चीज़ों को बहुत केयरफुली समझना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से हैंडल भी करना है इसे। हाँ, स्पेशली मैं ये भी बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए ही है ना। ये जितने भी टॉपिक्स हैं स्पेशल किसके लिए हैं? 10th स्टैंडर्ड की साइंस, यानी कि जिसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए है ना। तो ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं सेशन का, जो भी होगा क्या हमारे लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे लिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ क्या, ऑफ पेरिस है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीओपी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है ये होता है कैल्शियम सल्फेट और ये होता है .12H2O, यानी कि हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ जो है इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, हेमी बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट होता है। बनाते कैसे हैं देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपको पढ़ना है बनाने की विधि, बनाने की क्या विधि पढ़नी है आपको, है ना। तो बनाने की विधि देखते हैं हम लोग इसमें। तो बनाते हैं हम लोग क्या, जिप्सम होता है हमारे पास, और जिप्सम है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको हम लोग गर्म करते हैं लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर पे। इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। इस कैल्शियम सल्फेट डाई, यानी ये क्या है आपके पास जो है, ये है जिप्सम। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट मिलता है अपने को CaSO4.12H2O, और यहाँ से 3/2H2O क्या होता है, अलग होता है। और ये है हमारे लिए क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये पीओपी है, ये क्लियर है। ये क्या है अपने लिए, पीओपी है। तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है। बस इसके बनाने की विधि आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि क्या है, या इसके कलर की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, या इसका रंग होता है कैसा, सफेद रंग का चूर्ण होता है। सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है, यानी जो जल में आविलेय होता है, जल में क्या होता है, ये आविलेय होता है। नेक्स्ट यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप क्या यूजेस होता है। तो पहला यूजेस है मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने में, मूर्तियां बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा है खिलौने बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है। तीसरा जो है, तीसरा प्रयोग किया जाता है घर की सजावट में भी। और चौथा जो है टूटी हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में, प्लास्टर चढ़ाने में या प्लास्टर करने में
प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी की सारी इसके यूजेस हैं, आप जानते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाँ, इसके सूत्र को आप जरूर याद रखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। हाँ, अगर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसे भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस, फिर ये हो जाएगा H2O। तो चाहे POP को इस तरीके से लिखो या POP को इस तरीके से लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, POP के हैं। बात समझ में आई। तो इसका एक बार से आप स्क्रीनशॉट लो, और यहाँ पर हम लोग सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर भी यहाँ पर जाकर के आपको आपका एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जल का आयनिक गुणनफल बचा है, इसे हम लोग एक स्पेशल वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे जल के आयनिक गुणनफल के बारे में। और हाँ, जल का आयनिक गुणनफल आप पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर पीएच मान निकालने के लिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूले दे देते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे देगा, उसमें सांद्रता दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस विलेन का पीएच मान कितना है। तो उस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, उसे आप लोग पूरी तरीके से देखेंगे। आई होप कि आपको सारी के सारी वीडियोस जितना भी पढ़ाया गया है इस चैप्टर के बारे में, 3 लेक्चर में ख़त्म किया मैंने, तीनों लेक्चर आप देखे होंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, कहीं पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर जा कर के कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस चीज़ को, उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ों को नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट एपिसोड में, और लेंगे हम लोग किसी नए चैप्टर को। तब तक के लिए आपको बाय टू ऑल ऑफ यू।